अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक बहुत सेंसिटिव वीडियो है। आप देखेंगे कि कैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए यहीं के कुछ मुनाफिक लोग चंद डॉलर्स और व्यूज़ के खातिर अपना मज़हब बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। लाहौर की एक मशहूर मार्केट लिबर्टी में चंद रोज़ पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें नियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर मामूल के मुताबिक मुल्क में सियासी हलचल से मुतल्लिक लोगों से सवाल जवाब करने आए। जब वो रिपोर्टर लिबर्टी मार्केट पहुंचते हैं तो उनको देखते ही चंद अफराद इतला देते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक यूट्यूबर लड़की इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही है और पाकिस्तानी लड़कियों को पैसों की खातिर या स्क्रीन टाइम के एवज़ इंडिया और इंडियन लड़कों के हक़ में बयान दिलवा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ, हमारी माएँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गैरत वाली हैं और अपने दीन से मोहब्बत करने वाली हैं। ये जो चंद लड़कियाँ जिनका इंटरव्यू रिबाहा नामी लड़की कर रही थी, ये सब प्लांटेड फेमिनिस्ट और गैर इस्लामी लड़कियाँ थीं जिनको रिबाहा ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्लांट किया था। जब नियो न्यूज़ के रिपोर्टर इस लड़की को इंटरव्यू करते हुए रंगे हाथों पकड़ते हैं तो इस लड़की के साथ आए हुए चंद लड़के उस रिपोर्टर पर दावा बोल देते हैं। नियो न्यूज़ के रिपोर्टर इसके बावजूद रिबाहा का पीछा करते हैं ताकि सिर्फ उसका मौक़िफ़ लिया जा सके कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसका क्या एजेंडा है। देखें, अगर तो आप हक़ पर हैं और अगर आपको लगता है कि आप ठीक काम कर रहे हैं तो आप उल्टे कदम कभी भी नहीं भागते। आप सामना करते हैं सवाल करने वाले का और अपने दलाइल देकर राज़ी करते हैं। आप कभी भी 2-3 गुंडों के साथ नहीं घूमते कि जब आपसे सवाल किया जाए तो आप भाग जाएं या सवालों को अवॉइड करें। इस लड़की के यूट्यूब चैनल पर मुतअद्दिद ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर ये अपनी प्लांटेड लड़कियों से सवाल करती नज़र आ रही है कि आपको पाकिस्तान और इंडियन लड़कों में से कौन पसंद है। और हैरानी की बात यह है कि इस लड़की की वीडियो में तकरीबन हर लड़की इंडियन लड़कों को पसंद करने का दावा कर रही है। ये औरत यूट्यूब पर व्यूज़ लेने की खातिर और इंडियन ऑडियंस का दिल जीतने की खातिर काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू दे चुकी है। ये इसलिए क्योंकि इंडिया से अगर आपके चैनल को व्यूज़ मिलते हैं तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से, और वैसे भी इंडियन आबादी पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है और ऐसे टॉपिक्स पर बात करना जिसमें ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के लोगों को खुश किया जा रहा हो और टॉपिक भी कंट्रोवर्शियल यानी मुतनाज़ा हो तो आपको व्यूज़ तो लाजमी मिलेंगे। जितने व्यूज़ उतने डॉलर्स। इसके अलावा ये इंडिया की हमेशा से चाल रही है कि ये चुप करके वार करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये लड़की इंडियन एजेंसियों के लिए काम कर रही हो और पैसे लेती हो। माजी और हाल में देखा जाए तो मुल्कों ने जंग करने के मुख्तलिफ तरीक़ों को अपनाया है जिनमें चंद के बारे में मैं आपको मालूमात फराहम करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड वार की। हाइब्रिड जंग फ़ौजी हिकमत अमली का एक नज़रिया है जो सबसे पहले फ्रैंक हॉफमैन ने तजवीज़ किया था। इस तरीके में सियासी जंग को इस्तेमाल किया जाता है और रवायती जंग, फासिद जंग और साइबर वारफेयर को दूसरे मुतासिर करने वाले तरीक़ों जैसे जाली खबरें, सफारतकारी, कानून साजी और गैर मुल्की इंतखाबी मुदाखलत के साथ मिला दिया जाता है। दूसरे नंबर पर हम 4th जनरेशन वारफेयर के बारे में बात करेंगे। यह इस्तिलाह पहली बार 1980 में USA के तज्ज़ियाकारों की एक टीम ने इस्तेमाल की थी। जदीद जंग के लिहाज से 4th जनरेशन इस बात की निशानदही करती है कि कौमी रियासतों की जंगी क़ुव्वतों पर अपनी इजारादारी ख़त्म हो जाती है और आम तनाज़ात के तरीक़ों की तरफ लौटते हैं। सादा तरीन अल्फाज में कोई भी ऐसी जंग जिसमें शरीक होने वालों में से कोई एक रियासत नहीं है बल्कि एक मुतशद्दिद गैर रियासती अदाकार है। जंग के जदीद तसव्वुर से पहले इस किस्म के तनाज़ात की मिसालों में गुलामों की बगावत, हिजबुल्लाह और तामिल टाइगर्स की श्रीलंका के खिलाफ मुहिमात हैं। 5वीं नस्ल यानी 5th जनरेशन वार वो जंग है जो बुनियादी तौर पर गैर हरकयाती फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए की जाती है, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग, गलत मालूमात का फैलाव, साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुकम्मल ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज़ की मदद से की जाती है। पहली जंग अज़ीम पहली जंग थी जिसमें ज़राए अबलाग और प्रोपेगेंडे ने मैदान जंग में होने वाले वाक़यात से घर बैठे लोगों को बाखबर रखने में अहम किरदार अदा किया। ये पहली जंग भी थी जिसमें हुकूमतों ने अवाम को निशाना बनाने और इनकी राय को बदलने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल दुश्मन से नफ़रत को हवा देने, अपनी कौम को शिकस्त के नताइज से ख़बरदार करने और किसी मुखालिफ कौम, फ़ौज और हुकूमत के हौसले और मोराल को पस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपने जंगी मकासद को मिसाली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए किसी भी दुश्मन कौम में से ही गद्दारों, सियासतदानों और मीडिया एक्टिविस्ट को ख़रीद कर या ऑफर्स देकर इन अनासिर को अपनी ही कौम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानवी प्रोपेगेंडा भी माजी में ऐसे काम करता रहा है। इसके लिए बरतानिया की इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ नज़रियाती बुनियादों पर काम किया, जैसे कि जुल्म प्रोपेगेंडा, कौम परस्ती और हिब्बुल वतनी के लिए वक्फ प्रोपेगेंडा और ख़वातीन का प्रोपेगेंडा। रिबाहा नामी खातून भी प्रोपेगेंडा वार का नतीजा मालूम होती है।
पाक आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और भारत ये जानता है कि अगर भारत ने बराह रास्त हमारी आर्मी के साथ किसी भी किस्म की जंग की तो इसके बहुत संगीन नताइज होंगे जो कि दोनों मुल्कों खुसूसन भारत को सहने होंगे। इसलिए भारतीय एजेंसियां पसे पर्दा रहकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा वार का कसरत से इस्तेमाल करती हैं। मुशर्रफ से हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ में एक बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने हमेशा भारत को जूते की नोक पर रखा। मुशर्रफ के जंगजू माइंड सेट और हिकमत अमली की वजह से भारत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जब भारत की तरफ से कोई मशकूक सरगर्मी या बयान दिया जाता था तो पाकिस्तान की तरफ से इसका उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। जब से पाकिस्तान बना है तब से भारत के मुतअद्दिद स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम करते आए हैं। खास तौर पर 9/11 के वाक़यात के बाद इन स्लीपर सेल्स की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। स्लीपर सेल्स जासूसों या दहशतगर्द एजेंटों का एक खुफिया ग्रुप होता है जो किसी दुश्मन मुल्क की हदफ आबादी में इस वक्त तक गैर फाल या खामोश रहता है जब तक कि कार्रवाई का हुक्म ना दिया जाए। मिसाल के तौर पर इंडिया का मशहूर जासूस अजीत डोवल जो कि लाहौर में एक स्लीपर सेल के तौर पर भारतीय एजेंसी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा था, ये कुछ अरसा पाकिस्तान में जासूसी करके फरार होने में कामयाब हुआ। ये 7 साल तक लाहौर में एक पाकिस्तानी मुसलमान के तौर पर मुकीम रहा। इसे पाकिस्तान इंटेलिजेंस अदारों की जासूसी का सबसे अहम काम सौंपा गया था। पाकिस्तान में अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में एक किस्सा सुनाते हुए अजीत डोवल ने बताया कि एक दफ़ा वो पाकिस्तान में एक मतवसत तबके का मुसलमान बनकर रह रहा था। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स मुसलसल इसकी तरफ देख रहा था। वो एक कोने में बैठा था। लोग इस बूढ़े शख्स की बहुत इज्जत करते थे और इसे अपनी बरादरी में आला या अच्छे कद का आदमी समझा जाता था। बाद में अजीत डोवल को घूरने के बाद बूढ़े ने इसे अपने पास बुलाया और इससे इसके मज़हब के बारे में पूछा। इस पर हिंदू होने का इल्ज़ाम लगाया। अजीत डोवल बूढ़े शख्स के सवालों में फंस गया, लेकिन इसने बूढ़े शख्स के सवालात की तरदीद की। बूढ़ा आदमी फिर अजीत डोवल को अपने पीछे आने को कहता है। अजीत पहले तो काफ़ी उलझन में था, लेकिन बाद में इसका पीछा करने लगा। वो बहुत सी तंग गलियों से गुजरने के बाद बिल आखिर एक छोटे से मकान में दाखिल हुए। बूढ़े ने फिर अजीत पर हिंदू होने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। अजीत पूरी तरह चौंक गया। फिर उस बूढ़े शख्स ने अजीत डोवल के कान में सुराखों की तरफ इशारा किया जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं देखा जाता। अजीत डोवल ने इसे कबूल नहीं किया और मुसलसल नज़रअंदाज करता रहा। ताहम इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह थी कि वो बूढ़ा खुद एक हिंदू था जो एक बड़ी सफ़ेद दाढ़ी के साए में एक मुसलमान आदमी की तरह रहता था। पाकिस्तान में होने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाक़यात में कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका मुलविस रहे हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तहकीकात के बाद ये मालूम पड़ा कि इन वाक़यात के पीछे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और भारतीय एम्बेसी का हाथ है। ये तमाम कार्रवाइयाँ अमेरिका अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया का इस सिलसिले में सहारा लिया और इंडियन एम्बेसी और अमेरिकी इंटेलिजेंस अदारों ने मिलकर पाकिस्तान में माजी में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। भारतीय जासूस कुलभूषण सुधीर जाधव की गिरफ्तारी भी पाकिस्तान में स्लीपर सेल की मौजूदगी की एक मिसाल थी और 3 मार्च 2016 को एक खबर सामने आने के बाद भारत और पाकिस्तान सरहद के दोनों जानिब रहने वाले लाखों लोगों के लिए बातचीत का मुकाम बन गई। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने ईरान से मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए इसे हिरासत में लिया था। कुलभूषण जाधव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का एजेंट था जो हुसैन मुबारक पटेल के नाम से काम कर रहा था। इसको बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में इंसदादे इंटेलिजेंस ऑपरेशन में पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तखरीब कारी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। बाद 25 मार्च 2016 को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से एक एतराफ़ी बयान जारी किया गया जिसमें कुलभूषण ने हिंदुस्तानी बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर होने का दावा किया। नई दिल्ली ने इसी दिन एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया गया कि वो बहरिया के साबिक अफसर थे और फिलहाल खिदमात अंजाम नहीं दे रहे हैं। भारत जासूस के साथ किसी भी किस्म के रवाबित की तरदीद करता है और इस तक कौंसलर रसाई चाहता है। भारत का यह भी कहना था कि बलूचिस्तान में कुलभूषण की गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं है। अब हम बात करते हैं मुंबई हमलों की। नई दिल्ली में वजारत दाखिला के एक साबिक अहलकार RVS मनी जिसने दावा किया था कि हलाकतों पर SIT के रुकन ने इन्हें बताया था कि 11/26 मुंबई दहशतगर्दाना हमले और पार्लियामेंट हमला इक़्तिदार में हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म थे। ताहम बाद अवाम और हुकूमत के प्रेशर में आकर इसी ऑफिसर ने अपने बयान की तरदीद की और कहा कि जो इंटरव्यू इससे लिया गया था इसमें इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर ने इससे अपने सवालों में उलझाया था और यूँ इसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
अजमल कसाब और इसके साथी भारतीय इंटेलिजेंस की तख्लीक थे। इसके पास कोई इस्लामी रुझान या जहाद के बारे में इल्म नहीं था। वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता था और भगवान को रहम के लिए वीडियो कॉल करते हुए सुना गया था। मुंबई हमले के तमाम किरदार और इसी तरह अदालती कार्रवाइयां जो कसाब की फांसी से पहले बरसों तक चलती रहीं स्टेज थीं। मुंबई के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड के सरबराह हेमनाथ करकरे भी इसी दिन मारे गए और जो रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की तहकीकात कर रहे थे। ये भी एक अहम हदफ थे जिन्हें भारतीय स्टैब्लिशमेंट ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये बहुत से राजों को जान चुके थे। बहुत सी रिपोर्टों के मुताबिक पुलवामा हमला भी भारतीय हुकूमत का एक पहले से मनसूबाबंद मिशन था, जिसमें काबिल एतमाद भारतीय फ़ौज के एहलकारों, पुलिस एहलकारों और ब्यूरो के एहलकारों के साथ खुफिया तौर पर रियासत जम्मू और कश्मीर को दहशतगर्द मकबूजा रियासत के तौर पर उजागर करना था। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को अगवा करके कुछ अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाता है और फिर इन्हें गोला बारूद के साथ जिंदा छोड़ दिया जाता है या जेल के अंदर पहले ही कत्ल कर दिया जाता है और फिर इन्हें कुछ दिनों के लिए जिंदा या मुर्दा कर दिया जाता है। इस दौरान महले वकू से ताजिद करते हुए और हंगामा आराई करते हुए इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के लिए खतरे की घंटी बजा दी जाती है। किसी को भी इस इलाके के दायरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती जब तक कि झूठी क्रॉस फायरिंग के जरिए टेस्ट ना किए जाएं और सूडो एनकाउंटर के बारे में कहा जाए कि यह हकीकत में कुछ भी नहीं है, यह सब मौतसबाना और प्रोपागेंडा है ताकि इनकी तशहीर और इनामात और कश्मीरियों का इस्तेमाल किया जा सके। आखिरकार पूरी इमारत और मुहल्लिका इलाके डेटोनेटर्स और इसराइली बम्बों से फटने से पूरा ढांचा राख का ढेर बन जाता है और फिर एक बड़ी फतह का ऐलान किया जाता है। भारतीय लोग अफसानों की दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और कोई भी ऐसी कहानी जिसके अंदर तड़का मसाला या सस्पेंस हो, इसको आम तौर पर पसंद किया जाता है। इसलिए भारत की फिल्में और ड्रामा इंडस्ट्री बहुत कामयाब है और जिस तरह की साजिशें इनके ड्रामों या फिल्मों में की जाती हैं, जिनके अंदर सास कभी अपनी बहू पर जुल्म करके बाद में मजलूम बन जाती है या बहू कभी अपनी सास के साथ ज्यादती करके मजलूम बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही भारतीय हुकूमत और अदारे भी अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। और जब भी कभी ऐसे वाक़यात मंजरे आम पर आते हैं जिनमें भारतीय नाकामी जाहिर हो रही हो या इनके अपने अदारों के करतूत सामने आ रहे हों, तो ये अपनी ही अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ वाक़यात पर फिल्में बनाते हैं और अपनी तैयार करदा पसंदीदा स्क्रिप्ट्स बनवा के फिल्में बनाते हैं और अपनी अवाम को तफरीह देते हैं और एक खोखली खुशी देते हैं। ये हमेशा से भारत का शेवा रहा है कि वो पहले खुद इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, अपने ही मुल्क में हमले करवाता है और अपने आप को दुनिया के सामने एक मजलूम के तौर पर पेश करता है। और जब इंटरनेशनल मीडिया और अदारे वाक़यात के सबूत मांगते हैं तो टाल मटोल करने लग जाता है। भारत ये सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए करता है और ये सिर्फ अब से ही नहीं बल्कि शुरू से, जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ तब से भारतीय एजेंसियां और भारतीय अदारे ऐसी हरकतें करते आए हैं। लेकिन इन कार्रवाइयों में इजाफा 9/11 हमलों के बाद से हुआ, जब अमेरिका की हिकमत अमलियों और इस तरह की अंदरूनी कार्रवाइयों को देखते हुए भारत और प्रोफेशनल बन गया। पाकिस्तान के अदारे भारत के खिलाफ इसलिए खुलकर सख्त कदम नहीं उठा पाते क्योंकि हमारे अपने ही मुल्क में बहुत से ऐसे सियासतदान और ताकतवर शख्सियात हैं जिनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो जब भी हुकूमत में आते हैं तो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए भारत को मौका फराहम कर देते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर कार्रवाइयाँ कर सके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी ने शरीफ ख़ानदान की मिलों में काम करने वाले 300 में से 50 हिंदुस्तानियों की फहरिस्त जारी की जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वेल्डर्स के वीज़े पर आए थे। उन्होंने फहरिस्त के साथ पासपोर्ट नंबरों की तफसीलात भी शेयर की। उन्होंने इंकशाफ किया कि रमज़ान शुगर मिल की जानिब से भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को 300 से ज़ायद खतूत भेजे गए थे और इन्हें पुलिस के साथ रिपोर्टिंग और चेकिंग से अस्तशना यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। उन्होंने कहा कि 2010 तक 100 मिलियन रुपए पाकिस्तान से भारत मुंतकिल किए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि शरीफ हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद भारत को सालाना बुनियादों पर 470 अरब रुपए मुंतकिल किए जा रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो को भी कई बार भारत की हिमायत करते हुए देखा गया है और कई बयानात में उन्होंने भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया। अभी भी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद बिलावल भुट्टो ने एक बयान में कहा कि हमें भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने पर गौर देना चाहिए। मसला भारत के साथ ताल्लुकात रखने में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब भी ये हुक्मरान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की बात करते हैं तो इसके पीछे इनके अपने मकासद होते हैं या ये सियासतदान इस तरह के बयानात अमरीकी दबाव में दे रहे होते हैं जिससे भारत की हौसला अफजाई होती है और उसको मौका मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सके और साजिशें कर सके।
इसीलिए भारत इमरान खान को ज़रा भी पसंद नहीं करता, क्योंकि भारत जानता है कि इमरान खान कभी भी इस तरह के सियासतदानों को आगे आने नहीं दे सकते जो भारत की हिमायत करते हैं। इसीलिए इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तरह की तमाम सफारती पॉलिसियों के खिलाफ बात की है और तनकीद करते आए हैं। इमरान खान की हुकूमत होते हुए भारत और अमेरिका आसानी से अपनी कार्रवाइयों को सरअंजाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया है तो तमाम ममालिक के साथ और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करने के नाम पर भारत को मौके फराहम किए जा रहे हैं। अब हम वापस आते हैं इस रिबाहा नामी लड़की के इंटरव्यूज़ पर। इस लड़की के इंटरव्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी मर्द अच्छे नहीं हैं और वो अपनी औरतों पर पाबंदियां लगाते हैं। पाकिस्तान के अंदर औरतों को आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है और इसलिए पाकिस्तानी औरतों को हिंदू मर्दों के साथ शादियाँ करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत आज़ादी है और हिंदू मर्द अपनी औरतों को आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देते हैं, इनके मौक़िफ़ को समझते हैं और बेजा पाबंदियाँ नहीं लगाते। जबकि इंडिया के अपने ही चैनल्स की खबरों का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि इंडिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहां पर सबसे ज़्यादा औरतों के साथ रेप किया जाता है। औरतों के हकूक़ को भी जब्त किया जाता है और इनकी इज़्ज़त नहीं की जाती। औरतों की बात तो छोड़िए, जब से बीजेपी पार्टी हुकूमत में आई है तब से मुसलमानों को और भी ज़्यादा अपनी मजहबी रसूमात पूरा करने से रोका जाता है और जुल्म किया जाता है। बीजेपी और आरएसएस के नुमाइंदे जहां भी मुसलमान औरतों को हिजाब पहने हुए या बुर्का पहने हुए देखते हैं तो उन पर दावा बोल देते हैं और मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उन्होंने इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक लिबास क्यों पहना हुआ है। बाबरी मस्जिद का वाक़या तो आपको याद ही होगा, जिसमें दसियों हज़ार हिंदुओं ने शुमाली शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर दावा बोल दिया था। मस्जिद को शिद्दत पसंद हिंदुओं ने हथौड़े और अपने नंगे हाथों से मुनहदिम कर दिया था। इनका दावा था कि यह जगह हिंदू देवता राम की जाए पैदाइश थी और इसे 16वीं सदी में हिंदुस्तान के पहले मुग़ल हुक्मरान ने हिंदुओं से छीन लिया था, जिसने इस जगह पर एक मस्जिद बनाई थी। इस बदतरीन मजहबी फसाद में 1000 से ज़्यादा जानें गईं, जिनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। अब मैं बात करूंगा गुजरात वाक़यात की। अयोध्या से गुजरात वापस आने वाले हिंदू यात्रियों से भरी ट्रेन गोधरा के कस्बे में रुकती है, जहां 40% मुसलमान आबादी है। हिंदू कारकुन मुबैना तौर पर मजहबी नारे लगाते हैं और मुसलमान बाशिंदों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। 15 मिनट के अंदर कोच S6 जलती है। इसके बाद मगरबी रियासत गुजरात के शहर, कस्बे और देहात भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में तकरीबन 60 मुतासरीन की जली हुई लाशें अवाम के लिए नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। रियासत के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के करीबी साथी जो सिर्फ चंद माह के लिए इक़्तिदार में आते हैं, वसी पैमाने पर हड़ताल की हिमायत करते हैं। इन दोनों फैसलों को मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को भड़काने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और कत्लेआम किया जाता है। 2005 में भारतीय हुकूमत की तहकीकात से पता चलता है कि आग एक हादसा थी और मुसलमानों की वजह से नहीं लगी थी। आज भी नरेंद्र मोदी रियासत के मुसलमानों को तसल्ली देने में नाकाम रहने के लिए बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बन रहे हैं। 2002 में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें नरेंद्र मोदी ने गुजरात फसादात को संभालने पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने न्यूज़ और मीडिया को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म नहीं किया। ये तो अभी चंद वाक़यात हैं। अगर भारत में होने वाले ऐसे फसादात और वाक़यात की लिस्ट बनाई जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये सब वाक़यात सुन लेने के बाद और भारतीय तारीख पढ़ लेने के बाद यह रिबाहा नामी लड़की कैसे दावा कर सकती है कि इंडिया के अंदर आज़ादी है, मुसलमानों को आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाती है और औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता। इन तमाम सबूतों और वाक़यात का मुआयना कर लेने के बाद ये ज़ाहिर हो जाता है कि ये लड़की एक प्रोपागेंडे के तहत काम कर रही है और भारतीय प्रोपागेंडा वार का हिस्सा है। अगर पाकिस्तानी तारीख़ और माशरे को देखा जाए तो हमारी तारीख़ में ऐसे कोई भी वाक़यात नहीं मिलते जिस नौइयत के वाक़यात हिंदुस्तान में पेश आते हैं, और अगर चंद ऐसे वाक़यात हैं भी तो उनके अंदर भारत के स्लीपर सेल्स मुलविस होते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत आने का इंतज़ार करते हैं, और इनके पसंद के सियासतदान पाकिस्तान के हुक्मरान जब बनते हैं तो ये तमाम एजेंट्स अपने बिलों और स्लीपर सेल से बाहर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं और अपनी मर्ज़ी के प्लांटेड लोग लाकर इस तरह के इंटरव्यूज़ लेते हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, और ऐसे वाक़यात करने में आलाकार साबित होते हैं जिससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया जा सके।
आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर ऐसे वाक़यात क्यों पेश नहीं आए। और जैसे ही इमरान खान की हुकूमत जाती है तो रिबाहा नामी लड़की खुलेआम लाहौर की मार्केट लिबर्टी में दंदनाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ इंटरव्यूज़ कर रही है और इसके खिलाफ किसी भी किस्म की हुकूमती कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं यहाँ पर नियो न्यूज़ के रिपोर्टर और पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस लड़की के एजेंडे को मुस्तरद किया, और जब इस लड़की का पीछा किया गया, इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की गई तो तमाम अवाम ने इस लड़की के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। और वहाँ कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं था जो इस लड़की के मौक़िफ़ की तायीद करता हो और इसके इंटरव्यूज़ को ठीक कह रहा हो, सिवाय इसके 2 गार्ड्स या मुहाफ़िज़ों के जो इसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तानी अवाम ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए इसलिए बेबस हैं क्योंकि हमारे कुछ अपने ही ऐसे सियासतदान हैं जो जब हुकूमत में आते हैं तो इस तरह के यानी रिबाहा जैसे लोगों को अपना एजेंडा पूरा करने का मौका मिल जाता है। वरना कोई भी पाकिस्तानी माँ, बहन या बेटी या कोई भी पाकिस्तानी ऐसा बयान दे ही नहीं सकता जिसके अंदर हिंदुओं की झूठी तारीफ की जा रही हो या इंडिया के नापाक इक़दामात को सराहा जा रहा हो। बाकी जितने भी लोग इस रिबाहा लड़की ने अपने यूट्यूब चैनल में दिखाए जिनसे ये इंटरव्यू करते हुए नजर आ रही है, और जो औरतें इसकी वीडियोस के अंदर ये दावा कर रही हैं कि हम हिंदू मर्दों से शादी करने के लिए तैयार हैं, वो तमाम चंद औरतें और लोग इसके अपने प्लांटेड हैं जिसको इसने स्क्रीन टाइम और पैसों और अपने एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया।